नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपको कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के आंकिक प्रश्न, जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हें हम कराएंगे। ये इस अध्याय की हमारी वीडियो, ये थर्ड पार्ट है हमारी वीडियो का। अब इसमें हम देखते हैं, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन तक पहली वीडियो में करा चुके हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। यानी बेटा ये हमारे क्या है, क्वेश्चन 3 का आंसर हम लिख सकते हैं कि प्रश्न में कौन था हमारा 3 था ये, कि जो बस की छत है उस पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो ये आप सबने पढ़ा है, एक गति का नियम है, जैसे कहते हैं हम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम यह है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी वो जहाँ है वो वहीं रहना चाहेगी, जिस दिशा में जा रही है वो उसी दिशा में जाना चाहेगी। अब जब हम बस की छत पर कोई सामान रखते हैं तो होता क्या है कि सामान रखने के बाद अब रोड पर भी गड्ढे होती हैं, बस बाएं दाएं दिशा में मुड़ती भी है। अब जब सामान रखा है तो सामान, जब बस सीधी चल रही है तो सामान की जो अवस्था है वो कैसे होगी, हमारी सीधी चलने वाली हो गई। लेकिन जैसे ही बस ने कोई मोड़ लिया, मान लो बायां मोड़ लिया, अब बस जो सामान है वो किस अवस्था में था, वो चाहेगा मैं सीधा जहाँ जा रहा हूँ उसी दिशा में जाता रहूँ। अब वो सीधा जाने की कोशिश का प्रयास करेगा और बस हमारी मुड़ जाती है, तो उस समय क्या होगा, सामान आगे की तरफ चला जाएगा, यानी गिर जाएगा वो। तो इन सब से बचने के लिए ही हम सामान को रस्सी से बांध कर रखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। यानी बल्लेबाज गेंद को मार रहा है तो गेंद कहाँ, जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, यह हमसे क्या कह रहा है कि गेंद जो हमारी गेंद है वो रुकने के लिए धीमी क्यों होती है। इसके लिए इसने हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प ठीक है और 3 हमारे ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा। पहला विकल्प कह रहा है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। यानी ये क्या कह रहा है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आप कितने भी प्रयास से क्यों ना हिट कर दें गेंद को, कहीं ना कहीं गेंद तो रुकनी है। क्यों रुकती है? क्योंकि रुकने के लिए उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो सदैव, जैसे बोलते हैं हम घर्षण बल या विरोधी बल, वो सदैव गति का विरोध करता है। इसका मतलब ये विकल्प तो गलत हुआ हमारा। हम दूसरा विकल्प देखते हैं। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। फिर वेग क्या था हमारा, बल के समानुपाती। यानी ये कह रहे हैं कि F समानुपाती है हमारा B के। हाँ, बल समानुपाती। अब क्योंकि वेग हमारा इधर है, ये जा रहा है, मैं हमने इससे हिट किया, बल भी उस दिशा में। लेकिन एक बल ऐसा भी है जो विरोधी बल है, जो इसका विरोध करता है सदैव, जिसकी गति का विरोध करता है। तो ये विकल्प भी हमारा ठीक से इस पर मैच नहीं खा रहा। तीसरा विकल्प है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। जो मैंने आपको भी बताया क्या है कि हमेशा गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा हुआ, तीसरा विकल्प ठीक हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या हमारा 5, और ये हमारे हैं पेज नंबर 142 पर। कितने पे चल रहे हैं हमारे ये? पेज नंबर 142 पे दे रखे हैं हमें एनसीईआरटी की बुक्स में। ये कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर, कोई ट्रक दिया है बेटा हमें पहाड़ी से नीचे की ओर। मान लो ये खड़ा है हमारा ट्रक, ये रही हमारी पहाड़ी। विरामावस्था का जिक्र कर दिया हमसे। मान लो ये हमारा ये ट्रक है, एक विरामावस्था से गिरता है, तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। कह रहा
एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है और 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी करता है? 400 मीटर तय करता है कितने समय में? 20 सेकंड में। फिर कह रहे हैं तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि u बराबर कितने से चला? ये 0 से। कितना समय लिया इसने? t समय में 400 मीटर की दूरी तय की। t बराबर कितना है बेटा हमारा? 20 सेकंड। 20 सेकंड में और दूरी कितनी तय की इसने? 400 मीटर। फिर कह रहे हैं ये कि यदि इसका हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है और दिया है इसका द्रव्यमान हम इसे m से लिखेंगे। हमें दिया है 7 टन। आगे हमें दिया गया 1 टन में कितना होता है? 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। तो 7 गुणा 1000 बराबर ये हो गया हमारा 7000 किलोग्राम। ये हो गया इसका द्रव्यमान। हमें ज्ञात करना है इसका त्वरण A। अब हम देखते हैं कि भाई A कैसे निकालें। अब A निकालने के लिए हमारे पास S है, T है, U है और A है। अब इन वैल्यू को हम देखते हैं कि भाई दूरी का जिक्र है और त्वरण का भी जिक्र है। अब ये हमारे गति के पहले समीकरण में भी, दूसरे समीकरण में भी आते हैं और गति के तीसरे समीकरण में भी आते हैं। लेकिन हमारे पास क्या समय भी दिया है। अब जब समय दिया है साथ में तो ये हमारे कौन से समीकरण में आते हैं? ये हमारे गति के दूसरे समीकरण में आते हैं। तो हम उसी से चलेंगे। किससे? कि समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर से। बेटा इस समीकरण में हम ये वैल्यू लगाएंगे। S की जगह कितना लगाएंगे हम? 400। U हमें दिया है 0 गुणा T का मान जो भी दिया है हमें, T का दिया है 20 प्लस 1/2 गुणा A की वैल्यू दे रखी है हमें, नहीं दी, हमें ज्ञात करनी है। गुणा हमें दिया बेटा T स्क्वायर यानी 20 का वर्ग। तो ये हो गया 20 गुणा 20। 2 से ये काट लिया, 2 धाई 20। इधर तो बचा हमारा 400। ये हो गया 0 तो इस पद को हम छोड़ देंगे 0 वाले को। 20 धाई 200 बराबर कितना हो गया हमारा? 200 A। तो A बराबर कितना हो गया हमारा? 400 बटे 200 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। एक कंडीशन निकली हमारी। आगे कह रहा है यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है? इस पर लगने वाला बल F। यानी हमें F भी ज्ञात करना था। इसका 2 चीज़ें पूछ रहा है तो F बराबर होता है बेटा हमारा ma। अब m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? m की वैल्यू है 7000। A की वैल्यू दे रखी है हमें 2। तो 7 दूनी कितना हो गया हमारा? 14000 न्यूटन आंसर। अब हम देखते हैं बेटा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को, कोई पत्थर दिया बेटा जिसका द्रव्यमान दिया हमें m बराबर 1 किलोग्राम। द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। बेटा हम पत्थर को फेंक रहे हैं प्रारंभ में, तो वो क्या हो गया उसका प्रारंभिक वेग। u बराबर दिया है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। बेटा दूरी कितना तय कर रहा है वो? 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद पत्थर रुक जाता है। कह रहा पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। यानी जो झील की सतह पर पत्थर गया तो यानी ये मान लो अगर हम सपोज करें कि ये हमारी एक झील है जमी हुई, इसकी परत है ऊपर, ये नीचे ये झील है। अब इसके ऊपर ये पत्थर है जो ये इसके ऊपर लुढ़कता हुआ गया है। तो इन दोनों बीच जो बल लग रहा है ये वाला बल हमें ज्ञात करना है कि ये बल कितना लग रहा है, घर्षण बल। तो इसके लिए बेटा हम जानते हैं क्या, सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसके लिए भाई अब अंत में, क्योंकि ये पत्थर रुकना है तो बेटा इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा इसका 0।
जब अंतिम वेग बेटा 0 हो गया तो हम निकाल लें पहले, अगर इसके लिए ए निकाल लें त्वरण, इन त्वरण में क्या मंदन हो रहा है हमारा वो निकाल लें, और जब त्वरण निकल आएगा तो बल भी निकाल लेंगे। तो हम बेटा जानते हैं क्या कि ए बराबर होता है हमारा बी माइनस यू अपॉन टी। ये बेटा हमारा गति के पहले समीकरण से आता है। बी का मान है 0 माइनस 20 बटे, अभी हमारे पास नहीं दिया बेटा ये अभी, क्योंकि हमारे पास क्या है इसने टी नहीं दिया है, तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे फिर यहाँ पे, तो बेटा इसमें हम लगाएंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसने हमें क्या नहीं दिया, हमें टी नहीं दे रखा है इसने। जब टी नहीं दिया है तो बी यू और एस इन तीनों में संबंध होता है हमारा गति के तीसरे समीकरण में। तो किससे लाएंगे हम समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। बी बेटा हमारा 0, यू का मान हमें दिया है 20 का वर्ग प्लस 2 गुणा एक ही वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना पड़ेगा ये पहले, और एस दिया है हमें 50। तो ये तो बेटा 0 हो गया और ये हो गया 20, 20 से हम 400 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा 100a, या हम कह सकते हैं कि 100a बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हम 100a इधर रखें 400 दूसरी तरफ भेज दें तो बेटा माइनस का 400, a बराबर हो जाएगा माइनस के 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें चाहिए बल F, तो F बराबर होता है बेटा हमारा ma। m का मान आपको दिया है 1 और a का मान हम निकाल चुके हैं माइनस के 4, कितना है बेटा माइनस के 4 न्यूटन। अब माइनस आगे आने से हमें क्या पता चलता है कि ये कैसा है, हमारा विरोधी बल है, यानी कि ये हमारा घर्षण बल है, ये रोक रहा है, हमारी गति का विरोध कर रहा है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल का इंजन, एक रेल का इंजन है बेटा, तो इसका मान लो हमने कि माना इंजन का द्रव्यमान कितना बेटा m1 बराबर दिया है हमें 8000 किलोग्राम। ये 2-2000 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 डिब्बे खींचता है। कितने डिब्बे खींच रहा है ये, तो डिब्बों का द्रव्यमान m2 बराबर 2 गुणा 5000, यानी ये हो गया 10,000 किलोग्राम। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इंजन द्वारा आरोपित बल, हमने लिख लिया बेटा F1 से, F1 कितना दिया है, इंजन लगा रहा है हमारा 40,000 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है, और पटरियां 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती हैं, यानी पटरियों द्वारा लगा घर्षण बल, पटरियों के द्वारा जो लगा हुआ हमारा घर्षण बल है, जिसे हमने लिख दिया किससे F2 से, और ये कितना दिया हमें 5,000 न्यूटन। अब इतनी चीज़ें दी हमें, हमसे पूछ रहा है कि रेल का त्वरण बल और रेल का त्वरण। इन बेटा पहली चीज़ निकालनी है हमें त्वरण बल, क्या निकालना है हमें, त्वरण बल। तो त्वरण बल कितना हो गया बेटा, इस F1 तो इंजन लगा रहा है, यानी इतना जनरेट कर रहा है, और F2 हमारा पटरियों का घर्षण हो रहा है बीच में, इन घर्षण के कारण 5,000 न्यूटन का तो लॉस हो रहा है हमें। तो कितना हमारा त्वरण बल बचा, कितना बचा बेटा F1 माइनस F2। F1 है हमारे पास 40,000, इसे बेटा हम F से लिख दें, त्वरण बल F बराबर माइनस 5,000 जो भी हमारा विरोधी बल है, कितना बचा हमारे पास 35,000
न्यूटन। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज पूछ रहा है हमसे बी कंडीशन में कि रेल का त्वरण। बेटा हमें क्या निकालना है कि रेल का त्वरण। आपने पढ़ा है, हम एक सीधा फार्मूला F बराबर होता है एम ई, तो ये बराबर हो गया हमारा कितना, F/m। अब m कितना हो गया हमारा, इंजन का द्रव्यमान प्लस डिब्बों का द्रव्यमान, कितना हो गया बेटा हमारा F/m1 प्लस m2। F का मान बेटा हम ये निकाल चुके हैं, त्वरण बल कितना है 35,000/m1 प्लस m2। m1 8,000, m2 10,000, यानी कि 8,000 प्लस 10,000, ये हो गया हमारा 35,000/18,000। यहाँ बेटा हमारे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचता है 18 से 35 कम दिया, 18 कम 18, बचा हमारे पास 17, लगाया पॉइंट, हो गए हमारे कितने 170। जब 170 हुए तो 162, बचे हमारे पास 8, 80 और 18 चौक 72, 1.94 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। यानी कि जो हमारे रेल का त्वरण बल होगा वो कितना होगा 1.94 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। द्रव्यमान है बेटा, तो हम लिख सकते हैं क्या कि गाड़ी का द्रव्यमान m बराबर 1500 किलोग्राम। कह रहा है हमसे यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है। बेटा त्वरण की बात आई, त्वरण हम ए से लिखते हैं, ऋणात्मक है इसलिए माइनस लगा लिया आगे। 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ विराम अवस्था में लाना है, रोकना है उसे हमें। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच कितना बल लगेगा, यानी हमें बल निकालना है कि जो घर्षण बल है वो कितना पैदा होगा। तो बेटा सीधा फार्मूला होता है F बराबर ma। m का मान 1500 गुणा a का मान माइनस का 1.7। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 0 0 2 0 लगा दिया हमने। 17 5 85 का 5, हाथ से लगे 8, 17 करना 17 8 25। अब हमारा दशमलव एक स्थान बाद है इसलिए हमने एक स्थान बाद लगा दिया, माइनस आगे ले लिया तो कितना आया माइनस के 2550 न्यूटन आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नवा प्रश्न कह रहा है हमारा कि m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग b है, द्रव्यमान m दिया है और वेग b दिया है, संवेग पूछ रहा है हमसे। तो संवेग क्या होता है बेटा हमारा, सिर्फ फार्मूला पूछा हमसे, संवेग को लिखते हैं हम p से, p बराबर होता है हमारा mb। अब mb कौन से में है हमारे, ये चौथे विकल्प में है, इसलिए मतलब डी विकल्प इसका सही है। कौन सा हो गया इसका विकल्प, डी हो गया। हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें प्रश्न में कह रहा है हमसे कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर नियत वेग से धकेलते हैं। कितना लगाते हैं बेटा हम उस पर, 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और नियत वेग से धकेल रहे हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। बेटा हम जितनी किसी पर हम क्रिया करते हैं उतनी ही हमें कितनी मिलती है, विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया मिलती है। तो विरोधी बल कितना हो जाएगा, जितना हमारा F1 है उतना ही हमें विरोधी बल या घर्षण बल हमें कितना मिलेगा, जितना हमने इधर से लगाया है। तो बेटा F2 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे माइनस F1, इसके विपरीत दिशा में मिलेगा हमें, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। बेटा माइनस के 200 न्यूटन आंसर। अब बच्चों हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। बेटा दो वस्तुएं हैं तो मान लो पहली का द्रव्यमान m1 बराबर है m2 के, क्योंकि दोनों के बराबर है, और हमें दिए हैं 1.5 किलोग्राम। आगे कह रहा है ये
कि एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। यानी बेटा लाइन तो एक सीधी है, लेकिन कैसे गति कर रही हैं? एक दूसरे के विपरीत। मान लो एक इधर आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग, बेटा टकराने से पहले इनके वेग, मान लो इसका है u1, इसका है u2 है। कह रहा टकराने पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। यानी बेटा यहाँ से हमें क्या मिला क्या है? अब एक का हम प्लस में लेंगे तो एक का माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर से हम प्लस में लें तो उधर से दूसरी किस्म हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगी। बेटा u1 बराबर हो गया हमारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और जबकि u2 कितना हो गया? माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा है हमसे कि टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। बेटा यहाँ आई है, आने के बाद मान लो एक वस्तु ये थी एक ये थी, दोनों टकरा गई। भाई ये हमारी m1 है और ये हमारी दूसरी है m2। टकराने के बाद माना हमने टकराने के बाद इनका वेग हो रहा है सम्मिलित b। लिख लें, माना टकराने के बाद जो उनका वेग है के बाद वेग है उनका दोनों का b हो जाता है। तब हमसे कह रहा है ये कि तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तब बेटा इस b का हमें वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। अब इसमें हमारी क्या कंडीशन लगेगी? हम यहाँ लगाएंगे बेटा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि टकराने से पहले का संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग। तो हम किसे लगाएंगे बेटा कि संवेग संरक्षण के नियम से। क्या नियम? कि टकराने के बाद का संवेग बराबर टकराने से पहला संवेग। टकराने के बाद का जो संवेग है वो बराबर होगा टकराने से पहला संवेग। अब टकराने से बेटा बाद में क्या होगा इनका? भाई m1b1 प्लस m1b प्लस m2b, क्योंकि दोनों का वेग भी है। हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2b। बेटा पहले का m1u1 प्लस m2u2। बेटा इनकी वैल्यू लगाते हैं सबकी। m1 की जगह 1.5, m2 की जगह भी 1.5, और बाहर हमारा b है m1 1.5 गुणा u1 का मान 2.5 प्लस m2 1.5 u2 माइनस का 2.5। ये हो गया बेटा हमारा 3b बराबर। इसके बेटा हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 25 250 और 25 पंजे 125, यानी कि 3.75 प्लस माइनस बेटा माइनस कितना ये आ गया 3.75, इससे कटा ये बन गया 0, यानी कि 3b बराबर 0। तो बेटा इनका वेग b बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि वस्तुएं टकराने के बाद वहीं रुकी रहेंगी, बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी। इसके बाद देखें बेटा हम करें अभी तो अब बेटा हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। हाँ, ये बात ठीक है। यदि वह वस्तु ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी ने इसे साबित करते हुए कहा कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाया। बेटा ट्रक गतिशील तब होगा, इसके लिए तो कारण क्या है? कोई भी वस्तु गतिशील तब होती है जब उसकी जो
पृथ्वी के बीच में टायर और सड़क हैं और उनके बीच जो बेटा लगा हुआ हमारा घर्षण बल है, अगर घर्षण बल का मान हमारे द्वारा आरोपित बल के मान से कम है तब तो वस्तु गतिशील हो जाएगी, और यदि घर्षण बल का मान हमारे द्वारा लगे बल से अधिक है तो वस्तु गतिशील नहीं होगी। यही कंडीशन हमारे ट्रक पर लागू हो रही है कि जब ट्रक कहीं खड़ा है तो ट्रक के पहियों और पृथ्वी की जो सतह है उनके बीच जो घर्षण बल लगा हुआ है, उस घर्षण बल का मान हमारे धक्का देने, अगर हमने अकेले आदमी ने या एक या दो लोगों ने धक्का दिया तो धक्का देने पर जो हमारा बल है यानी जो क्रिया है वो उतनी नहीं हो रही कि उस घर्षण बल से ज़्यादा हो जाए, और वस्तु गति तभी करेगी कि जब हमारे बल का मान उस घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो आरोपित बल है वो घर्षण बल से कम है। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद, बेटा गेंद दे रखी है हमें, तो गेंद का द्रव्यमान m बराबर दिया बेटा हमें कितना, 200 ग्राम। हम बेटा अपने MKS पद्धति के अनुसार चलते हैं, इसलिए 200 ग्राम को हम बदलेंगे किलोग्राम में, 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 200/1000 किलोग्राम, यानी कि 0.2 किलोग्राम। ये हो गया हमारा गेंद का द्रव्यमान। 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट आती है। बेटा हमें प्रारंभिक वेग दिया है इसका, यानी u बराबर दिया है कितने वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। अब टकराती है, टकराने के बाद आती है ये b बराबर कितने से, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये वापस हो जाती है। कह रहा है हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिकलन कीजिए। यानी बेटा हमें क्या निकालना है इसमें, संवेग में क्या परिवर्तन हुआ, हमें निकालना है बेटा संवेग परिवर्तन। तो आपको पता होगा संवेग परिवर्तन क्या होता है कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब हमारे पास संवेग, अब हम अंतिम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अंतिम वेग से निकालेंगे, प्रारंभिक यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा हमारा mb माइनस mu, ये अंतिम वेग के साथ संवेग हो गया तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। m की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 0.2 गुणा b की वैल्यू दे रखी है हमें 5 माइनस m की वैल्यू बेटा हमारे पास वो 0.2 है और u की वैल्यू दे रखी है हमें 10। बेटा 5 दूनी 10 यानी 1.0 और 2 ढाई 20 2.0। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा बेटा हमारे पास, माइनस का 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आंसर ये हो गया बेटा हमारा क्या, संवेग में परिवर्तन। रोके। अब बेटा यहाँ हमारे एक समस्या है, इसमें क्या है, ये हमसे कह रहा है कि जो गेंद है वो स्टिक से टकराने के बाद विपरीत दिशा में आ रही है, तो बेटा b का मान किस में हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। जब b का मान यहाँ माइनस में होगा तो बेटा यहाँ भी इस 5 को हम किस में लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे। तो ये बेटा हमारा कितना हो गया, माइनस का 1 और ये बेटा हमारे माइनस के 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 2 माइनस का 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं अपना इस अध्याय का। जो 14वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, बेटा गोली का द्रव्यमान दिया हमें, गोली का द्रव्यमान
हमें दिया बेटा m बराबर कितना दिया बेटा हमें 10 ग्राम। कितना है 10 ग्राम। अब बेटा हमें इसे किलोग्राम में बदलना है। क्या करेंगे हम 10 को भाग दे लेंगे कितने से, मतलब 10 को भाग कितने देनी हमें 1000 से। 0 से 1 0 कट गया बेटा हमारा। हमने पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा लिया, 1 0 लगाया, एक और बढ़ा लिया, तो बेटा 0.01 किलोग्राम। ये क्या हो गया बेटा हमारा गोली का द्रव्यमान है। ये कह रहा है कि ये गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर, बेटा गोली का प्रारंभिक वेग दिया है तो मैं यू कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर रख कर, ये बेटा क्या होता है कि एक गुटके से टकराती है, कोई लकड़ी का गुटका रखा है उससे टकराती है और 0.3 सेकंड के बाद रुक जाती है। कितने बेटा टी बराबर 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो रुकने का मतलब क्या है का अंतिम वेग इसका कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कह रहा है कि गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी लकड़ी के अंदर गोली कितनी दूरी तक प्रवेश करेगी। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें गोली के त्वरण में हुआ मंदन। क्या चाहिए हमें मंदन चाहिए। तो बेटा पहले मंदन निकालते हैं। तो गोली का मंदन क्या बेटा ये त्वरण है, ये हमारा एक्सीलरेशन ही है। जब कम होता है तो इसे हम मंदन कहते हैं और जब बढ़ता है तो इसे त्वरण के रूप में लिखा जाता है। तो बेटा ए बराबर होता है क्या हमारा b माइनस यू अपॉन टी। बेटा b का मान है हमारे पास 0 माइनस 150 बटे टी का मान है बेटा 0.03। बेटा हमने पॉइंट अगर हटा है तो ऊपर 2 0 लगाने पड़ेंगे। बेटा कितने 0 2 0 लगाए, अपॉन में है 3, तो 3 से अगर हम काटें तो 3 पंजे 5000 बार। तो बेटा मंदन कितना है निकल के माइनस का 5000 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया बेटा गोली का मंदन। कह रहा है गोली कितनी दूरी तक घुसेगी। तो गोली द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब बेटा हमारे पास प्रारंभिक वेग दिया है, टी दिया है, ए दिया है, तो हम किससे निकालेंगे समीकरण S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से, जो बेटा हमारा गति का दूसरा समीकरण है। बेटा u का मान दिया हमें 150 और t का मान दिया है बेटा हमें 0.03, तो गुणा 0.03 प्लस 1/2 गुणा बेटा a का मान दिया हमें माइनस का 5000 और दिया बेटा हमें टी स्क्वायर गुणा बेटा 0.03 गुणा 0.03। अब हमने देखा बेटा सबसे पहले हमें इनकी करनी है। तो बेटा 15 तिया 45 इन 150 तिया हमारे होता है 450, 2 स्थान बाद, तो 2 स्थान बाद प्लस इससे बेटा अगर हम काटें तो ये कटेगा हमारा 2500 बार। अब बेटा प्लस था तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा माइनस। बेटा 3 तिया 9 और 25 नामा 225। बेटा 2 3 तिया 9 और 9 के अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें 25 नामा 225। बेटा 2 0 आ गए, 2 0 लगा लिए। दशमलव हमारा 1 2 3 4 4 अंकों बाद 1 2 3 4 4 अंकों बाद बेटा हमने दशमलव लगा दिया। यानी हमें कितना घटाना है 4.50 में से 2.25। तो बेटा 50 में से 25 गया तो 0.25 तो हमारा ये आ गया निकल के। अब बचा हमारे पास 4 में 2 गया 2, तो बेटा कितनी आई हमारी 2.25 मीटर। ये आई बेटा हमारी निकल के। कितनी क्या पूछा हमसे कि गोली कितनी दूरी तक भेदेगी। तो बेटा कितनी दूरी आ गई हमारी निकल के 2.25। अभी एक चीज़ और पूछी है इसने कि गोली गुटके पर कितना बल लगाएगी। यानी हमसे पूछ रहा है कि गोली द्वारा कितना बल लगा। तो बेटा वो भी निकाल दो। गोली द्वारा
आरोपित बल द्वारा आरोपित बल, बेटा वही फार्मूला है बराबर एम ई, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 0.001, ए की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको माइनस के 5005,000। अब बेटा 0.2 स्थान बाद है, 2 जीरो हमने हटा दिए, कितना है माइनस के 50 न्यूटन, यानी गोली कितनी लगाई बेटा 50 न्यूटन का बल लगाएगी विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस है आगे हमारा। अब बच्चों हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, बेटा द्रव्यमान दिया है हमें m1 बराबर कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है बेटा, और ये कितने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसका प्रारंभिक वेग दिया हमें u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विरामावस्था में रखे हुए 5 किलोग्राम द्रव्यमान के, बेटा m2 कितना है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गुटका है, और ये कैसा विरामावस्था में, इसलिए बेटा इसका प्रारंभिक वेग u2 कितना हो गया 0 से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ सीधी रेखा में गति करते हैं, तो संघट से पहले तथा संघट के बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए। तो बेटा पहले तो निकाल दें हम संघट के पहली वस्तु का संवेग P1 बराबर हो गया बेटा हमारा m1u1, m1 1 u1 10, तो आ गया बेटा हमारा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया बेटा हमारा पहली वस्तु का ये संवेग। अब ये कह रहे हैं कि संघट के बाद संवेग पूछा हमसे P2। अब पहले तो बेटा संघट जब दोनों यहाँ मिल गई आके, तो माना संघट के बाद वेग कितना हो जाता है बेटा उनका b है। अब जब संघट के बाद वेग b हो गया, तो बेटा इनका संवेग निकालना हमें P2, तो कैसे निकलेगा बेटा, दोनों को जोड़ेंगे हम आपस में। चलो बेटा देखते हैं कि संघट के बाद संवेग P2 बराबर कितना हो गया बेटा, दोनों जुड़ गई, यानी दोनों ने क्या करा बेटा, दोनों जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद b वेग से गति कर रही हैं, यानी m1 प्लस m2 और वेग b। m1 का मान है बेटा हमारे पास 1 और m2 का मान है बेटा 5 और वेग है b। कितना हो गया बेटा इनका 6b। अब हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं संघट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए और संयोजन के वेग की भी गणना कीजिए। बेटा हमें ये वैल्यू बतानी है पूरी, और इस b का मान भी बताना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसे लगा दिया किससे, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से, बेटा संवेग संरक्षण का नियम कहता है हमारा कि किसी भी वस्तु का टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है बेटा टकराने से पहले का संवेग। क्या कि टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा टक्कर से पहला संवेग। बेटा हम क्या कहेंगे कि P2 बराबर होगा हमारा किसके, P1 के, और P2 दिया है हमें 6b बराबर होगा बेटा P1 कितना है हमारे पास, यहाँ दिया है इसने बेटा 10, तो बेटा b बराबर कितना हो गया हमारा 10/6 यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड। एक कंडीशन ये हो गई हमारी।
अभी बेटा हमसे P2 की वैल्यू और पूछिए, तो P2 कितना होगा हमारा? P2 होगा बेटा हमारा 6B, 6 गुणा B की वैल्यू 5/3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो इस प्रकार बेटा ये हमें सवाल के तीनों आंसर मिले। अब इससे अब बच्चों हम इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कितना दिया है हमें कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु। बेटा m बराबर कितना दिया है हमें? 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में। बेटा t कितना दिया है हमें? 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी वस्तु का जो वेग है बेटा कितने से कितना हो जाता है हमारा? प्रारंभिक वेग दिया हमें u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से बेटा बढ़कर ये हो जाता है हमारा b बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। तो बेटा पहले लगाएंगे हम क्या चीज? प्रारंभिक संवेग। इसे लिखेंगे बेटा हमसे P1 से। P1 बराबर हो गया mu। तो बेटा m की वैल्यू दे रखी है हमें 100 और u का मान दिया बेटा 5। कितना हो गया हमारा? 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पूछ कह रहा है बेटा अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग P2 कितना हो गया बेटा हमारा? m इंटू बी। m की वैल्यू 100 और b की वैल्यू दे रखी बेटा हमें 8। कितना हो गया बेटा हमें? 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक आंसर ये रहा बेटा और एक आंसर हो गया बेटा हमारा ये। इसके बाद पूछ रहा है हमसे आगे ये पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए, उस बल के परिमाण की गणना कीजिए जो उस वस्तु पर आरोपित है। यानी बेटा हमें F निकालना है। क्या निकालना है? F निकालना है। तो F बराबर होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यानी संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब बेटा डेल्टा P हमारा कितना है भाई? ये लिखेंगे हम बेटा। तो क्या हो गया? P2 माइनस P1 बटे T है। P2 का मान है बेटा हमारा 800 माइनस P1 का मान है हमें दिया है 500 अपॉन T। T दिया है बेटा हमें कितना? 6 सेकंड। बेटा 800 में से 500 जाता है बच्चा हमारा 300 बटे 6 और 6 पंजे 30, 50 न्यूटन आंसर। तो बेटा इस पर बल कितना कार्य करेगा हमारा? 50 न्यूटन। अब बेटा हम 17वां क्वेश्चन और देखते हैं। ओरल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसे और समझते हैं। ये कह रहा है कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने शीशे से आ टकराया और शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेगों में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो बेटा कोई भी वस्तु किसी पर जब एक वस्तु दूसरी के संपर्क में आती है, यानी जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, जितनी क्रिया करते हैं उतनी ही हमें प्रतिक्रिया मिलती है। और वैसे भी संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टकराने से पहले का संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग। इससे जो हमारा राहुल का तर्क है, अतः हम किससे? राहुल के तर्क से सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का संवेग तो बराबर होगा। पहली चीज जो उसने कहा कि संवेग बराबर है, तो हाँ संवेग बराबर होगा, लेकिन जड़त्व के नियम के अनुसार कार
का द्रव्यमान बहुत अधिक है और कीड़े का द्रव्यमान बहुत कम है। अतः कीड़े का जो जड़त्व है बहुत कम होगा और कम जड़त्व के कारण ही कीड़ा मर जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि क्यों मरा कीड़ा, क्योंकि कीड़े का जो द्रव्यमान है बहुत कम था। जब कम था इसलिए उसका जड़त्व भी बहुत कम रहा, लेकिन संवेग दोनों के बराबर थे। इसी के साथ बेटा हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद इससे नई वीडियो में कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।